बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। और जो होना था वो हो गया। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का बंटाधार किसने किया, इस बात को लेकर सुर्खियां भी चल रही हैं, चर्चा भी चल रही है, आत्ममंथन आत्मचिंतन की बात भी हो रही है और एक रिपोर्ट भी तैयार हो रही है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन सुनने में आया है राहुल गांधी बहुत नाराज हैं अपने नेताओं से। राहुल गांधी को अब समझ में आ गया है कि वो पकड़ नहीं पाए कि हरियाणा में किस तरह से गुटबाजी कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगी, और इसीलिए उनको लगा कि हाथ मिलाने से ही हाथ को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस का जो हाथ आगे नहीं बढ़ पाया ना, उसकी वजह रहे हुड्डा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जितने भी हारे हुए कांग्रेसी उम्मीदवार हैं वो सब एक एक करके बता रहे हैं किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें हरवाने के लिए डमी कैंडिडेट खड़े किए। ये दिखाने की कोशिश हुई कि सिर्फ मेरे कैंप से लोग सामने आए, जीते, और दूसरे कैंप यानी कुमारी शैलजा का कैंप हो, रणदीप सुरजेवाला का कैंप हो या कुछ भी हो, वो सब हारते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं ठीकरा वहां फूटा। लेकिन आज राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय पहुंचे, और जब वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो सबको लगा आज राहुल गांधी कुछ करिश्मा करने वाले हैं, कोई बैठक लेने वाले हैं। लेकिन फिर आनन फानन में सारे गेट बंद कर दिए गए, पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया, और पता ये लगा कि राहुल गांधी तो दरअसल एक फोटो ऑप कराने के लिए आए थे। कोई नया उनका वीडियो सामने आने वाला है, शायद एक आध दिन में दिखाई भी दे जाएगा। शायद किसी के साथ फिर खाना खाना है या फिर कि कुछ और करना है। ये सब राहुल गांधी वहां पर कर रहे थे, और किसी को भनक ना लगे इसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी गाड़ी को भी बाहर निकाल दिया गया। वो भी बहुत लंबे जाम में बाहर फंसे रहे, उनको भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। तो ये तो है कांग्रेस पार्टी की आज की बात। अब मंथन चिंतन जब होगा तब होगा। लेकिन इस सब को लेकर अखिलेश यादव भी बहुत सख्ते में आ गए हैं ऐसा लग रहा है। उमर अब्दुल्ला ने अल्टीमेटम दे ही दिया है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत ये भी लगातार सोच रहे हैं कि आखिर अब महाराष्ट्र में करना क्या है। आम आदमी पार्टी कह ही चुकी है कि भाई अब हमारे तो साथ हाथ नहीं दिखाई देगा, हम तो अलग ही हैं। तो क्या जो पीडीए का फॉर्मूला देने की अखिलेश यादव की कोशिश थी, हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस में तो डेंट किया ही किया है, इस पीडीए को भी ये बता दिया है कि अब जनता जाति से बाहर निकल चुकी है। जाति का कार्ड नहीं चलेगा, बल्कि कार्ड अगर कोई चलेगा तो विकास का चलेगा। आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पुरिंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी, और वो उनकी मंशा पूरी भी, उन्हें चुनाव हराया गया है। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले। लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। राहुल गांधी की विवेकहीनता का बोझ कांग्रेस एवं देश 2 दशकों से झेल रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने लोगों को टिकट बांटा और सामाजिक समीकरण का ध्यान नहीं रखा। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उसको अच्छा नहीं लगा। मैंने एक बार हुड्डा जी को कहा था कि हरियाणा के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी को मत बुलाना, लेकिन वो नहीं माने। मैं आज ये कह रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड में राहुल गांधी प्रचार में गए तो झारखंड और महाराष्ट्र से भी इसी तरह के परिणाम आएंगे। ये अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है। और निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक उनका फैसला है। प्रदेश देश की जनता सब जानती है। गठबंधन धर्म निभाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग करने की कुव्वत सब में नहीं होती है।
कांग्रेस में रहे हैं, आज की बात नहीं है। मेरे दादाजी कांग्रेस में थे, 60 और 70 के दशक में बड़े नेता थे। उस समय भी गुट थे, वो भी मुझे बताते थे कि गुटबाजी होती थी। आज देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ये कह दिया है कि आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत की दुकान है, ये दलित विरोधी दुकान है, ये महिला विरोधी दुकान है, किसान विरोधी दुकान है, ये युवा विरोधी दुकान है, और ये सब की जननी राहुल गांधी है। तो सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ पर संदीप दीक्षित ने कह दी, वो स्वीकारने का दम रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज की बात नहीं है कांग्रेस में गुटबाजी और ये हार जीत गुटबाजी की वजह से, ये तो 60 और 70 के दशक में जब मेरे नाना जी थे, दादाजी थे, तब भी कुछ ऐसा ही चलता था और तब से अब तक कांग्रेस बदल नहीं पाई है। अभी भी अपने ही अपनों को हराने का काम करते हैं और पार्टी की नैया डुबोने का काम करते हैं। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी जुड़ने के लिए, बहुत समय बाद आज आप आए हैं शो में। विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक खान जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, और साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ परविंदर पाल सिंह जी भी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस के टिकट पर अंबाला कैंट से चुनाव लड़े, चुनाव हारे। अब हार की वजह क्या रही वही बता पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आज शुरुआत ज़रा विजय कौशिक जी आप ही से करना चाहूँगी। मतलब हार का ठीकरा किसके सर? अगर जीत होती तो राहुल गांधी, हार गए तो हुड्डा। और ऐसे अपरिपक्व नेता हैं क्या आपके आला कमान में, मतलब जिनको आला कमान कहते हैं, कि वो भाप ही नहीं पाए कि चल क्या रहा है, पार्टी हारेगी कैसे या जीतेगी कैसे, कुछ नहीं पता लग पाया? देखिए, आपने जो कहा है कि हुड्डा जी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, ये निश्चित तौर पर सही बात है, जबकि इस हार के लिए कांग्रेस का पार्टी हाईकमान जिम्मेवार है। राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं वो मठाधीश बन गए हैं और राहुल गांधी जी को गुमराह करके अपने तरीके से चला रहे हैं, जिसके चलते पार्टी को हर मोर्चे पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नुकसान का सबसे पहला कारण कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करना हरियाणा के अंदर कांग्रेस को नुकसान दे गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र था उसमें स्पष्ट था कि वो 370 और 35A को वापस लागू करेंगे, वहां पर लाएंगे। तो इसको लेकर हरियाणा में हमसे सवाल किए गए कि भाई आप तो वहां पर 370 और 35A को वापस ला रहे हैं, हरियाणा में भी आप वही हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो इसका हमें नुकसान रहा, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की जो छवि कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिमवादी बना दी है, मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बना दी है, जबकि हम है नहीं। हम बिल्कुल भी मुस्लिमों के पक्षधर नहीं है, हम 36 बिरादरियों के पक्षधर हैं। लेकिन बीजेपी ने हमारी एक छवि बना दी है मुस्लिम परस्त की, हम उस छवि को नहीं तोड़ पाए, तो ये कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान रहा। इसके अलावा हमारे एक प्रत्याशी मामन खान मुस्लिम, उनके बयानों को लेकर हमने उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी। हमारे कई प्रत्याशियों के बयान जिसमें यह कहा गया कि भी हम तो नौकरियों को अपने हाथों से बांटेंगे, यानी कि बगैर योग्यता के आधार पर पर्ची खर्ची सिस्टम से बांटेंगे, जिनमें एक नीरज शर्मा एक मिनट विजय कौशिक जी, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं या पार्टी की कमियां गिना रहे हैं? मैं नहीं समझ पाई। निश्चित तौर पर मैं पार्टी की कमियां गिना रहा हूं, क्योंकि तो राहुल गांधी जिम्मेवार है, मतलब पूरी तरह से राहुल गांधी जिम्मेवार है, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाए कि ये सारे मुद्दे उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिम्मेवार हैं, जिन्हें पूरी जानकारी राहुल गांधी जी को देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि हरियाणा में 12 साल से संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, और वहां पर अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है तो केवल हुड्डा जी के कारण थी। और कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए था, खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, कि भैया जो जो सीएम के दावेदार थे, जो सीएम बनना चाहते थे, सुरजेवाला जी, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ जो जहर उगला, उसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को चुनाव में तारिक खान जी, आप लोग बेकार में राहुल गांधी को इतना बड़ा नेता मान रहे हैं, उनका दिल तो बच्चा है जी, ये तो बात साफ हो गई ना। उनको जो खड़गे जी समझाएंगे वो समझेंगे, उनको नहीं समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। हरियाणा में नहीं समझाया तो बचपना उनका है तो वो नहीं समझ पाए, तो अब उनको
घुट्टी अगर नहीं पिलाई जा रही है तो क्या करें फिर? अगर बीजेपी हार जाती हरियाणा तो कभी ना कहते कि मोदी साहब हारे। अरे वो स्टेट का चुनाव है, छोटा मोटा चुनाव था, एक स्टेट हार गया। मोदी तो देश के नेता हैं, आपके कार्यकर्ता तो चांद पे, मार्स पे, कुछ जुपिटर पे भी रहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में कम सीटें जीते तो डिप्टी सीएम और योगी में लड़ाई हुई। वेस्टर्न यूपी में, बलियान में और संगीत सोम में यहां इतना हद तक झगड़ा हुआ जिसको निपटाने के लिए न जाने क्या क्या किया गया। देवरिया में वहां के कैंडिडेट कुशवाहा ने कहा कि यहाँ जो वाजपेयी मंत्री हैं इन्होंने हरवा दिया, मेरे खिलाफ कैंपेन किया। जब हार जाते हैं, अभी तमाम किस्म के आरोप कांग्रेस में भी लगे। मैं कह रहा हूं तब जब यूपी हारे तो इसी तरीके के आरोप बीजेपी में लगे। यहाँ जो स्टूल मंत्री थे दिल्ली चले गए शिकायत करने कि वो ओबीसी के खिलाफ है, हटा दो इसको। तो उन लोगों ने स्टूल को वापस भेज दिया कि बेटा जाओ वापस और तुम अपना स्टूल संभालो, और मुख्यमंत्री यही रह गए, नहीं बदलेंगे हम। तो मैम इस तरीके की भी बात तो हर स्टेट में जहां बुरा परफॉर्म करते हैं। अब मैं मानता हूं कि, और कांग्रेस को भी मानना चाहिए कि अपनी गलती से हारे, इन्होंने हरियाणा में बुरा परफॉर्म किया। कौन सी गलतियां हैं उस पे लोग आरोप भी लगाएंगे, लेकिन जब आप कहीं हारते हैं तो आपस में लोग एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। निरंजन ज्योति हारी, फतेहपुर से मिनिस्टर थी इनकी बहुत बड़ी, उन्होंने कहा कि वहां का जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मेरे खिलाफ प्रचार कर रहा था। जब इन्होंने चुनाव के बाद समीक्षा की मीटिंग बुलाई तो हारी हुई सीटों के 40% उम्मीदवारों ने कहा कि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे। जब आप हारते हैं तो भीतरघात की बात निकल के आती है। कांग्रेस में भी हुई है। कांग्रेस को इस बात का पता लगाना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। जब आप हारे तो वापस लौट के आए, वजह का पता लगाए। लेकिन जब बीजेपी हारती है तो वो वजह अपने आप वो अभी तो जीती है ना बीजेपी। जब जीत गई है तो फिर अभी क्यों वजह का पता लगाए? वो जब हारेगी तब देखेगी। अभी तो जीत गई ना। कश्मीर तो हारी है, जीत गई। अच्छा, 370 हटाया था। जहां पर चुनाव लड़ी ही नहीं वहां कैसे जीतती? श्रीनगर में चुनाव नहीं लड़ी उस तरह से, मतलब कश्मीर रीजन में, तो वहां हार कैसे मानी जाएगी? एमपी का भी तो चुनाव नहीं लड़े थे, धारा 370 हटाई, जनता वहां की खुश है। कश्मीरियों का उद्धार किया आपने, वहां पर बिल्कुल विकास की धारा बह रही है। एमपी का चुनाव क्यों नहीं लड़े थे? क्यों नहीं लड़े थे? डरते हैं क्या? और सरकार क्यों नहीं बना ली? धारा 370 वहां के गुरु प्रकाश जी, मतलब कांग्रेस पार्टी खुद अपने इल्जाम लगा रही है हुड्डा पर भी और खड़गे जी पर भी और राहुल गांधी के खिलाफ भी कि वो भनक उनको नहीं लग पाई। लेकिन ये उसे कहते हैं ना कि सच्चा दोस्त वही होता है जो दोस्त के सारे गुनाह जो हैं उन पर पर्दा डाल दे, उसको ऐसा बचाए कि मतलब असली दोस्ती पता लग जाए। तो तारिक खान जी इस वक्त वही भूमिका में है। मतलब विजय कौशिक हैं जो बता रहे हैं कि क्या क्या कमियां रह गई, हरियाणा के सारे हारे हुए नेता बता रहे हैं क्या क्या हुआ, लेकिन तारिक खान जी को सब बढ़िया दिख रहा है। राहुल गांधी में भी, कांग्रेस में भी वो गिना रहे हैं बीजेपी की कमियां। तो सच्चे दोस्त की भूमिका में है इस वक्त ये। तो फिर आप क्यों कमियां गिनाने में लगे हैं गुरु प्रकाश जी? रीमा जी, सबसे पहले तो आपको, पैनल में उपस्थित सभी साथियों को और देशवासियों को आपके माध्यम से नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए रीमा जी, जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। पूरे चुनाव में, पूरे चुनाव की पृष्ठभूमि में आपने देखा किस प्रकार से एक दलित समाज से आने वाली महिला जो कि नेता बनना चाहती थी, उनको अपमानित किया गया। उनको जहर का घूंट पी करके हर रोज अपमानित किया गया। ये कहां का सामाजिक न्याय हम पूछना चाहते हैं? ये कहां का पीडीएम पूछना चाहते हैं? रीमा जी, लगातार श्रीमान राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमेंगे, लाओ SC ST OBC, लाओ SC ST OBC। अरे पार्टी के अंदर जो SC ST OBC है उनकी चिंता तो करिए श्रीमान राहुल गांधी जी। दूसरा, रीमा जी, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कार वाले लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर यह कहा करते थे, हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। रीमा जी, हमें ये समझने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर को लेकर के अभी तारिक भाई ने कुछ बातें कही। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर की दृष्टि से तारिक भाई, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में बन के आई है। जम्मू के क्षेत्र में कहां है कांग्रेस? आप लोग भी लड़ना चाहते थे, आप लोग तो हरियाणा भी लड़ना चाहते थे, तो आपकी क्या दुर्गति हुई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, ये पूरे देश ने देखा। और अच्छा है
हम तो आपको बधाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन होने हैं उसके चुनाव में आपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बहुत अच्छा किया आपने कि कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश में तमाम क्या क्या बोला गया था, चिरकुट शब्द का उपयोग मैं नहीं करूंगा, अखिलेश मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमारे संस्कार नहीं है, हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कार वाले लोग रीमा जी। लेकिन पुनः हम बोलना चाहते हैं, जब तक, और आपने भी अपने प्रारंभिक प्रबोधन में यह बात कहा कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। लगातार कोई कह रहा है 68 चुनाव हो गए, कोई कह रहा है 70 चुनाव हो गए, कोई कह रहा है 75 चुनाव हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के युवराज आज भी अपने नेतृत्व को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। इससे ज्यादा दुख, इससे ज्यादा शोक का समय और क्या हो सकता है, जब अपने आप को तथाकथित ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं और ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहने के बाद भी हरियाणा के लोगों ने आपकी दुर्दशा कर दी है। हरियाणा में रीमा जी, आपको और आपके दर्शकों में बताना चाहता हूं कि पहली बार हरियाणा की देवतुल्य जनता ने 10 साल सरकार चलाने के बाद तीसरी बार अगर किसी पार्टी को मौका दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। हरियाणा में हमारा परफॉर्मेंस ऐसा है रीमा जी, आखिरी पॉइंट है, जहां पे 2019 के विधानसभा चुनाव में हमें 36% वोट शेयर प्राप्त हुआ था, इस बार 40% वोट शेयर प्राप्त हुआ है और 48 विधायक हमारे जीत के आए हैं। तो ये मोदी जी के, ये लगातार कहा जा रहा था कि हरियाणा का चुनाव जो है ये मोदी जी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट है, मोदी जी की लोकप्रियता का रेफरेंडम है। तो पुनः 4 जून के बाद हरियाणा की जनता ने बता दिया कि मोदी जी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है और दुनिया की कोई ताकत दुनिया की मोदी जी के ताकत को रोक नहीं सकती है। तारिक खान जी, मुझे नहीं पता था, अभी नई बात मुझे पता चली। अगर वोट शेयर ज्यादा है तो आप जीत गए, मुबारकबाद। वहां सरकार भी आपको बना लेनी चाहिए जाकर कश्मीर में, है ना। और आप यूपी हार भी जाते, वोट शेयर से जीत हार होती है ना। तो 19 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को का जो वोट शेयर है वो 9% घट गया। तो आप यूपी से सरकार छोड़ दीजिए, विधानसभा वाली योगी को हटा दीजिए, क्योंकि लोकसभा में आप हार गए। और समाजवादी पार्टी का 15% बढ़ गया 19 के मुकाबले, तो हमें सत्ता दे दीजिए। भाई ऐसा नेशनल चैनल पे इतनी छोटी बातें। देखिए मैम, चुनाव जो हारे स्वीकार, आप सीधा कहिए, मैं कह रहा हूं हम यूपी विधानसभा हारे, जनादेश सर पे, हम इतना परसेंट ज्यादा वोट पा गए थे, हम इतना वोट पा गए थे। नहीं, हार हरियाणा कांग्रेस हारी है। आत्ममंथन करें, चिंतन करें, जिनकी गलती है, जिन्होंने भीतरघात किया है, उनको सजा दें। ये कभी बीजेपी सजा नहीं देगा। मेरा सवाल सुन लीजिए अब तारिक खान जी। सवाल मेरा ये है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में पीडीए फेल हो गया, जाति का कार्ड नहीं चला, लोगों ने विकास के नाम पर वोट डाला, जाति 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 चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ, लोगों ने दिखा दिया कि जाति इस देश में इशू नहीं है। तो पीडीए अब आपका जो उत्तर प्रदेश में है रणनीति, वो चेंज होगी क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मोदी जी ने कहा हिंदू को मत बांटो, हिंदू को एक रहने दो। ये लोग हिंदू को बांटते हैं, मुसलमान को नहीं बांटते। अच्छा, तो जाति की बात करते हैं, जैसे हम लोग जातिगत जनगणना देश को बांटने। अब चले गए महाराष्ट्र, कैबिनेट की मीटिंग हुई, जानते हैं क्या कहा? पहला फैसला ओबीसी को लेकर, क्रीमी लेयर 15 लाख कर दो। क्यों भाई? जो जाति की बात करे, देश तोड़ टुकड़े कर रहा है। धर्म की बात करो, तू हिंदू तो मुसलमान नहीं भाई, या मुसलमान की बात करो, तुम शेख, तुम सुन्नी, तुम लोग की कौन सी जाति है, ये सब पूछो भाई। तो देश को कल तक तो बट रहा था अगर जाति की बात करें। और हम अगर जाति के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम देश तोड़ रहे हैं, तो ब्रेकिंग एवरी टाइम। और आप गए महाराष्ट्र में, आपने कहा एससी के लिए ये करेंगे, जवाब नहीं देते ओबीसी क्या के लिए कभी भी ये आप? करेंगे। तारिक खान जी, सीधा जवाब नहीं देते ना कभी भी? मैंने सीधा सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों जगह लोगों ने जाति के कार्ड को नकार दिया। मैंने बीजेपी पर तो सवाल ही नहीं पूछा अभी। मैंने आपसे कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में रणनीति चेंज करेंगे आप या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। 5 सेकंड में जवाब दे दूंगा। मोदी साहब ने जब बात कहा, मोदी साहब ने जब जीतने के बाद कहा कि देश को जाति के नाम पर ये लोग तोड़ना चाहते हैं, उस दिन जानते हैं क्या जवाब दिया? हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। ये मुंह से बोल नहीं पाए, लेकिन देश को बता दिया। अब हम जनता के पास वापस 5 सेकंड और मैं फिर बीजेपी ही वाले बोलेंगे। अब हम जनता के पास जाएंगे, फिर से बताएंगे कि ये देखो, ये कह रहे हैं मुसलमान की जाति पूछो, मगर आपकी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया कि देश को जातियों के आधार पर मत बांटो। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। ओके, मतलब ये साफ है, पीडीए यूपीए में
यूपी में काम करेगा, उनको लगता है ऐसा अखिलेश यादव को, भले ही मध्य प्रदेश में और हरियाणा में एक अलग मुद्दा हो। तो एक तरीके से आपको उसी की काट निकालनी पड़ेगी। रीमा जी, कुछ लोगों को भ्रम में रहना अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को भ्रम में रहने दिया जाए। ये जो पीडीए की बात करते हैं, इनको परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता है। इनके लिए पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके पीडीए में दलित कहां है भाई? इनके पीडीए में आदिवासी कहां है भाई? रीमा जी, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं मैं, इनके बड़े नेता आजम खान साहब कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के लिए कि देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। ये पीडीए की बात करेंगे? नैतिक अधिकार नहीं है इनके पास पीडीए की बात करने का। पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में रीमा जी एक ही बार ऐसा हुआ था कि दलितों को आरक्षण से वंचित किया गया था। दलितों को प्रोन्नति में आरक्षण ना मिले, शेड्यूल्ड कास्ट के ऑफिसर्स को प्रमोशन ना मिले, ये किसी ने सुनिश्चित किया है तो इसी समाजवादी पार्टी ने किया है। पहली बार देश में रीमा जी एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने? गेस्ट हाउस कांड, सर्किट हाउस कांड, कैरेक्टर असैसिनेशन, सब कुछ किया। और हमें पीडीए का या जातिगत सशक्तिकरण का पाठ समाजवादी पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है रीमा जी। देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठी है। तो अब बैठी है, जरा 10 सेकंड दीजिए। अरे आप इतना बुलवाती हैं थोड़ा। अरे नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। आप अरे सुनिए तो सही गुरु प्रकाश जी, हमारे साथ एक मिनट, जिस टॉपिक पर बात हो रही थी ना, एक बार मैं उसी पर आ रही हूँ, फिर आपके पास इसी टॉपिक पर आऊंगी। लेकिन हमारे साथ परविंदर पाल सिंह जुड़ गए हैं बालाकैंड से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और उसके बाद हार गए। परविंदर जी, क्या वजह रही हार की? नमस्कार, पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं जी। हार की वजह ये ऐसी रही कि आजाद उम्मीदवार पार्टी के द्वारा खड़ा किए गए और पूरी कोशिश करी गई कि आजाद उम्मीदवार को वोट दिलाएं और पार्टी के ही जो सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको हराने की पूरी कोशिश की गई। किसने की कोशिश? ये तो जग जाहिर भी है। मैंने पहले भी बताया जैसे कि पार्टी में रह के जो चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं मंत्री बनूं, कहीं ना कहीं पुत्र मोह में फंसे और सेल्फ इंटरेस्ट में जिन्होंने काम किया, पार्टी का ना सोचते हुए सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया। सूरजेवाला जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सूरजेवाला जी ने अपने पुत्र को चुनाव लड़वाया है, आप उनकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो मैंने पहले क्लियर बोला कि जो चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, कहीं ना कहीं उनका सेल्फ इंटरेस्ट था और उन्होंने आजाद हर विधानसभा में आजाद उम्मीदवार खड़े किए और वो चाहते थे कि कम सीटें आए और आजाद उम्मीदवार आए, उनके साथ मिलकर हम सरकार बना सकें। परविंदर जी, तो राहुल गांधी आला कमान को क्या आप लोगों ने चुनाव के दौरान ये जानकारी दी थी कि ऐसा हो रहा है, पार्टी हार सकती है, पार्टी को लॉस हो सकता है? राहुल गांधी अनभिज्ञ थे या उनको पता था? देखो, कहीं ना कहीं एआईसीसी के जो आला कमान है उन तक बात पहुंचाई गई थी, तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी तक भी बात पहुंच चुकी है ये वाली, कि जहां कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट था जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। सेल्फ इंटरेस्ट के चलते पार्टी ने काफी बड़ा नुकसान उठाया। राहुल गांधी जी ने पार्टी को उठाने के लिए तो बहुत कोशिश करी, किस तरीके से यात्रा चलाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और यात्रा का सबसे ज्यादा अच्छा स्वागत जो हरियाणा की जनता ने किया। हरियाणा कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना चाहती थी। हरियाणा की जनता, सभी वर्ग कांग्रेस को देखना चाहते थे, चाहे व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, वो एक ना एक किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, वो दिल से कांग्रेस को चाहती थी, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। विजय कौशिक जी को फ्रेम में लाइए। विजय कौशिक जी, ये सेल्फ इंटरेस्ट किसका है? देखिए, पुत्र मोह तो राहुल गांधी के लिए भी है। वैसे पुत्र मोह तो राहुल गांधी के लिए भी कहा जाता है कि चलिए सोनिया जी ने जो किया, उसके बाद पुत्र मोह में क्या क्या होना पड़ा पार्टी में भी, वो भी सबको पता है। लेकिन यहाँ पर पुत्र मोह, ये हुड्डा जी की बात कर रहे हैं, सुरजेवाला की बात कर रहे हैं, वहां के पुत्र मोह की बात हो रही है। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पार्टी हाईकमान अगर गलतियों से नहीं सीखती तो इसमें कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं है। जातिगत जनगणना के मुद्दे के बावजूद हम लगातार कई चुनाव हार चुके हैं, फिर भी अगर राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उनको गुमराह किया जा रहा है। इसका मतलब तो सीधा सा है। तो तारिक खान जी तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की वजह से ही जीत हो रही है लगातार। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने से कांग्रेस पार्टी को फिलहाल नुकसान हो रहा है। जिन मुद्दों के कारण नुकसान हो रहा है उन पर पार्टी विचार नहीं कर रही।
हमारी 2 बार की विधायक और संसदीय सचिव शारदा राठौर की जब टिकट कटी तो उन्होंने खुलेआम कहा कि पार्टी के अंदर चमड़ी और दमड़ी का खेल चल रहा है, तो क्यों नहीं जांच हुई? और अगर हमारे विधायक पद के दावेदार प्रत्याशी रहे, भाई जो मुद्दा उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे, किसने कराए? जब इन्होंने शिकायत की थी तो चुनाव के दौरान ही उनकी जांच क्यों नहीं हुई? फिर दूसरी बात, जो लोग कांग्रेस से निर्दलीय लड़े थे उनको पार्टी से जब 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया तो इनकी शिकायत तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। उसमें हुड्डा जी या उनके बेटे का क्या रोल है? पहली बात। दूसरी बात, भाजपा जो बात करती है शैलजा जी की, भाई वो खुद दलित नेता अशोक तंवर को अपने पास संभाल नहीं पाई और बात करती है शैलजा जी की। शैलजा जी के जो समर्थक थे वो कितने विधायक बन पाए इस चुनाव में और पिछले चुनाव में, उससे शैलजा जी की लोकप्रियता का पता चल जाएगा। सवाल यह है, जमीनी स्तर पर काम हुड्डा जी ने किया, तमाम तरह का खर्चा, लड़ाई हर तरह से हुड्डा जी ने लड़ी। अरे भाई परविंदर जी पोल खोल रहे हैं, आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे हो। विजय कौशिक जी वो बोल रहे हैं कि हुड्डा की वजह से हार हुई, आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो। आप ही के पार्टी के नेता बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर हम हुड्डा जी के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश, 6 सीटें जीतती है, वो किसकी बदौलत जीती जाती हैं? अगर सिरसा की बात करूं, सिरसा लोकसभा में 4 सीटें कांग्रेस जीती है, क्योंकि अधिकांश विधायक हुड्डा जी की संघर्ष के कारण जीत कर आए हैं और उन परिस्थितियों में आज हुड्डा जी के ऊपर ठीकरा फोड़ना गलत होगा। जरूरत इस बात की है कि ऊपर से नीचे तक पार्टी की नीतियों को बदला जाए। जो मुद्दे जरूरी है, अब जैसे राहुल गांधी जी जातिगत, अगर मैं अम्बाला छावनी की बात करूं, अम्बाला छावनी की बात करता हूं, अम्बाला छावनी से मैं विधानसभा से टिकट लेके आया, एक ही छत के नीचे एक परिवार रहता है, एक अम्बाला सिटी से इलेक्शन लड़ता है, एक अम्बाला छावनी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ता है। ये किसका कसूर है? एक बात मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जातिगत हक की बात करते हैं। फरीदाबाद का पंजाबी समाज हक के नाम पर 2 सीटों पर दावा करता रहा कांग्रेस पे, लेकिन मुझे लग रहा है आपका कुछ पर्सनल इशू है, मुझे लग रहा है ऐसा। विजय कौशिक जी पता नहीं आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन हम नेशनल इश्यूज पर बात करते हैं। जरा नेशनल इश्यूज पर आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे और तारिक खान जी और गुरु प्रकाश जी का रुख करेंगे। छोटा सा ब्रेक। फरीदाबाद में लेकिन नहीं मिला। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की विजय कौशिक जी कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं। फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर। देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार दोपहर 3 बजे। चलिए, तो जो मुद्दा यहाँ पर उठाया है अब विजय कौशिक जी ने, गुरु प्रकाश जी पहले आपका रिएक्शन उस पर और उसके बाद तारिक जी का रिएक्शन। नहीं, देखिए, मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर जो घमासान बचा है, ये कांग्रेस पार्टी को जवाबदेही तय करने की जरूरत है। आपको अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा और निरंतरता से, जिस प्रकार पूरे देश में घूम के आप कहते हैं
कि SC ST OBC एक हो जाओ, SC ST OBC एक हो जाओ। आप हरियाणा के SC ST OBC एक हो गए, लेकिन उनके पक्ष में नहीं, उनके विरोध में एक हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी भ्रम में, कांग्रेस पार्टी को इस भ्रम में रहने दीजिए। लगातार हम लोगों से प्रश्न किया जाता है कि SC ST OBC कहां है, SC ST OBC कहां है। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में पीछे लेकर के जाना चाहता हूं रीमा जी। 1961 का साल था। जवाहरलाल नेहरू एक चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्रियों को और कहते हैं, उनका कोट है कि मैं आरक्षण का धुर विरोधी हूं। 1990 में राजीव गांधी जी कहते हैं सदन के पटल पे मैं मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं होने दूंगा। लगातार कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, तो वो कैसे एकाएक ऐसा हो जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी के समेत पूरे इंडी अलायंस को यह समझने की आवश्यकता है कि देश में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है, अब बैठी है। रीमा जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ लोगों को यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन आपको पता है देश में एक नव सामंतवाद का वर्ग है, नियो फ्यूडलिज्म कहता हूं मैं उसको। और ये नियो फ्यूडलिस्टिक कौन है? राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, जिनको अपने परिवार के आगे कोई नहीं दिखता है। डिंपल यादव सांसद हो जाओ, धर्मेंद्र सांसद हो जाओ, शिवपाल जी सांसद हो जाओ। बिहार में तारिक खान उनके परिवार से नहीं है, लेकिन तारिक खान प्रवक्ता जो है वो अखिलेश, मेरे ख्याल से नहीं है अखिलेश यादव के परिवार से कहीं से भी दूर। इसीलिए तो सदन में नहीं है, इसलिए तो संगठन का काम कर रहे हैं। अगर परिवार के होते तो शायद सदन में बैठे होते। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, अच्छे वक्ता हैं और सदन में जाए तो ये अच्छा करेंगे। लेकिन जो नव सामंतवाद है, जो नियो फ्यूडलिज्म है, इस नियो फ्यूडलिज्म से हमें लड़ने की आवश्यकता है। पिछले 10 साल से 2014 से रीमा जी, एक अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ये पचा नहीं पा रहे हैं। अपने पाचन तंत्र पे काम करे ये लोग, अपने को सहनशीलता बनाए ये लोग, तब इनके बात समझ में आएगी। तारिक खान जी जवाब दीजिए। आपकी तारीफ ही की है उन्होंने, दिक्कत नहीं है कुछ इसमें। बहुत शुक्रिया। ये भी सांसद बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, इनको भी मुबारकबाद। मैं ये कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष, हम लोग जातियों में बांट रहे हैं देश को, तो बाबा साहब ने जातियों के आधार पर आरक्षण दिया, तो आप बाबा साहब को खारिज कर रहे हैं, एंटी बाबा साहब हो जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा था आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे सुन तो लीजिए मैम, उस पर आप बाद में आइएगा। इसको स्पीकर पर चला कर पूरा कैंपेन चलाया गया है। उनको प्रवचन की तरह सुना है, हमको भी सुन लीजिए। 3 मिनट मैं तो करेक्ट कर रही थी, आपको थोड़ा याद दिला रही थी कि किसने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा आरक्षण खत्म। जब आप ये कहते हैं कि देश जातियों के नाम पर बांटा हम लोगों ने, और बांट रहे हैं, मत बटो, हिंदू बन जाओ। ठीक है भाई, हिंदू बन गए, तो ये लोग कौन है? SC कौन है? मंडल कमीशन क्या है? क्यों 40 में से एक सिफारिश को लागू किया गया, आरक्षण दिया गया? इसका मतलब यह है कि आप बाबा साहब और मंडल दोनों के खिलाफ हो जाते हैं जब आप कहते हैं कि जातियों का अस्तित्व नहीं है। 1 महीने के अंतर में 1990 में, जस्ट 1 महीने के बाद मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद आडवाणी साहब रथ लेके चल देते हैं भारत भर में मंडल के विरोध में। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो OBC से, अरे हमें इतनी जल्दी, ठीक है इन्हें 3 मिनट बोलने देंगे आप, हम चुप जाते। 3.5 मिनट हो गए आपके, चुप जाते। मैं देखिए, नहीं बोलिए आप कंप्लीट कीजिए। बीजेपी को एडवांटेज रहेगा सत्ता में है। हाँ वो तो रहेगा ही, यूपी में भी है, केंद्र में भी है, इतना एडवांटेज तो रहना ही चाहिए। मीडिया देगा एडवांटेज, और सब दे रहे हैं, कह रही है, सब दे रहे हैं, मीडिया नहीं, सब दे रहे हैं। मीडिया एडवांटेज देगा, ये लोग ज्यादा बोलेंगे। आप कह रही हैं ऐसा ऑन एयर? हाँ, मैंने कहा ऐसा। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे मैम, आप एक अच्छी पत्रकार हैं, आपको ये कहना चाहिए। अब आपने कह दिया तो अब मैं समझ गई मैं अच्छी पत्रकार हूँ, वरना मुझे अपने ऊपर भी डाउट होने लगा था आजकल। चलिए, अब आपने बोला तो अब मुझे यकीन हो गया कि चलिए मैंने भी कुछ किया जीवन में। अब बोलिए। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि उनको ज्यादा समय देना, इसको कहिए। अरे सर, अब टाइम वेस्ट कर रहे हो ना आप, तारिक खान जी बोलो आप। अब मैं सीधे से यही कह रहा हूं कि मंडल के विरोध में वो कमंडल लेकर चले, ये आरक्षण के खिलाफ रहे ये, और बाबा साहब के खिलाफ क्या क्या नहीं किया इनकी पेरेंट पार्टी ने, और बाबा साहब का हिंदुत्व को लेकर क्या विचार था, पूरी एक किताब में उन्होंने पेज नंबर 364 से लेकर पेज नंबर 380 तक एक्सप्लेन किया है, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसलिए मैं, अभी आप कहेंगी समय नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं मैम, नहीं जवाब आरक्षण जब आप मैम देखिए, सुनिए बात, बस 5 सेकंड और दीजिए मुझे। जब आप कहेंगे कि जाति नहीं है, सब हिंदू हैं, उसके बाद तो ये लोग कौन है भाई? SC कौन है? OBC कौन है? कौन है ये लोग? सब लोग तो हिंदू हो।
तो क्यों भेदभाव करते हो, क्यों नौकरी नहीं देते, क्यों मार दिया जाता है, क्यों पेशाब कर दिया जाता है दलितों के ऊपर? ठीक है, तो मैम फर्क तो है। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। ओके। नहीं रीमा जी, बड़ा अच्छा डिबेट और ये अच्छा पॉइंट अभी तारिक भाई ने उठाया है। मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत कब हुआ था? 1956 में। उनको भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? आपस में ही डिस्कशन करते रहेंगे। भारत रत्न, अरे आप मेरे समय, अच्छा विजय कौशिक जी को फ्रेम में लीजिए भाई। हाँ, आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। बाबा साहब का देहांत 1956 में होता है रीमा जी। उनको भारत रत्न कब मिलता है? 1992 में मिलता है। 56 से लेकर के 92 तक किसकी सरकारें थी? किसकी सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया? तो बाबा साहब की बातों को करना और बाबा साहब के विचारों से सहमत या असहमत होना, मुझे लगता है थोड़ा आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। दूसरा, बहुत अच्छी पुस्तक की जिक्र की हमारे मित्र ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया का 254 नंबर का पन्ना भी पढ़ लीजिएगा, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि बुर्का इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी। बुर्का गुलामी मानसिकता का प्रतीक है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर से सहमत हो सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सेलेक्टिवली कोट करना, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा है? लेट मी रिस्पॉन्ड। सर मैं आपके बीच में नहीं बोलता। लेट्स हैव अ सिविल डिबेट। मैं रीमा जी से टाइम मांग रहा हूं, जवाब देना आप जरूरी होता है। आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आप ही की बात हो रही है ना, लेकिन गुरु प्रकाश जी को भी कंप्लीट करने देते हैं, फिर आते हैं। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदुस्तान में जो बुर्का पहन के चलती हैं महिलाएं, इट इज एन हिडियस साइट। ये घृणित करने वाला एक इंप्रेशन आता है जब भारत में बुर्का पहन के महिलाएं चलती हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर से सहमत हैं या आप असहमत हैं? मुझे लगता है एक बार ये भी स्पष्ट कर दीजिएगा, एक मुसलमान का ब्रदरहुड कहां पे रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये भी बता दीजिएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर को सिलेक्टिवली कोट करना, मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। बताइए पूरी बात। ऐसे तो पूरा आप आडवाणी को भी मानिए, जिन्ना को सेकुलर बोलिए, चलिए बुलवाइए। अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं भाई। अब मैं अम्बेडकर की बात करता हूं, अब मैं अम्बेडकर पे आता हूं। मैम रुकिए, मैंने हिंदुत्व की बात की, ये इस्लाम पे चले गए। सनातन धर्म है, उन्होंने हिंदू, और उसके बाद बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा गिनाओ, सनातन धर्म का अपमान हो जाएगा। मैम समझिएगा, मैं धर्म का, वह धर्म का सम्मान करता हूं। जवाब नहीं दिया आपने, मैं दे रहा हूं जवाब। आप बता रहे हैं बाबा साहब ने, उनका ये कहना है कि पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं तो पिक एंड चूज ना करें उनकी बातों को, वो ये कह रहे हैं साफ-साफ। पिक एंड चूज आप भी ना करें ना। आप अटल बिहारी वाजपेयी की इस बात से सहमत हैं कि फिलिस्तीन पे जबरन कब्जा इजराइल ने किया? कहिए पिक एंड चूज ना करें, सारी बात से एग्रीड हूं। अटल बिहारी वाजपेयी से हम भी एग्रीड करेंगे, दोनों लोग हाथ मिला लेते हैं। नहीं, लेकिन जो अम्बेडकर जी ने मुसलमानों के बारे में कहा, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, वो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, पहले इनसे कहलवाइए ना, क्या जिन्ना सेकुलर था या पहले नहीं उन्होंने था? एक बात पूछी आपसे, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपकी बात का जवाब ले लूंगी। अब मैं सावरकर पे चला जाता हूं। सावरकर ने कहा, अम्बेडकर पर लौट कर आइए ना। अरे मैम देखिए, ऐसा है, सावरकर पर, अम्बेडकर पर तो पहले खत्म कर दे, बाद फिर सावरकर पर जाएंगे। देखिए ऐसा है, आप किसी नेता की एक बात लेंगी तो मैं भी तो इनके नेता की 10 बात बता रहा हूं, जिन्ना सेकुलर था या नहीं था, यस और नो। और अगर उन्होंने इस्लाम के विरोध में कुछ कहा तो हिंदुइज्म को तो छोड़ ही दिया, और देवी देवताओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा। मैम मैं सनातन की इज्जत करता हूं, यहां कहना नहीं। 22 प्रतिज्ञा पढ़ो उनकी, मैम अलाउ करेंगी मुझे पढ़ने के लिए? पढ़ूं ऐसी कोई गाली थोड़ी ना जो मैं आपको मना करूंगी मत पढ़िए, लेकिन जो उन्होंने पूछा है वो तो आप बता देते। मैं 22 प्रतिज्ञा पढ़ देता हूं। जब इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा था और कहा था मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मरूंगा नहीं, तो अगर उन्होंने, वो सबको पता उन्होंने क्या कहा था, लेकिन अभी जो स्पेसिफिक सवाल था उससे आप हट गए। आप उनकी बात से एग्रीड हैं? उनकी 22 प्रतिज्ञाओं से आप एग्रीड हैं या बीजेपी एग्रीड है? मैम धर्म के नाम पर आप यस और नो कराती हैं। मैं भी इनसे पूछ रहा हूं, आप 22 प्रतिज्ञा पे यस और नो कर दीजिए, मुझसे भी यस और नो ले लीजिए। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, फिर आप मुझसे कहते हैं मेरा गांधी के बारे में, गांधी जी के बारे में क्या विचार है, मेरा अंबेडकर जी के बारे में क्या विचार है, मेरा सावरकर जी के बारे में क्या विचार है। तो वो सारे विचार मेरे अपने हो सकते हैं, लेकिन मैं कोई राजनीतिक पार्टी बन के वोट मांगने के लिए नहीं जा रही हूँ ना। एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मैं अपनी बातों से वोट मांगने नहीं जा रही हूँ, मैं जनता के बीच में नारेबाजी नहीं कर रही हूं इन मुद्दों पर। इसलिए मेरे जवाब की वैल्यू नहीं, आपके जवाब की वैल्यू है, क्योंकि आप जनता के बीच जा रहे हैं उन बातों को लेकर। 5 सेकंड दीजिए मैम। किसी नेता की एक बात से परविंदर जी और विजय जी 2 मिनट रुकिएगा, आपके पास आऊंगी। हाँ, सारी बात से आप एग्रीड करते हैं। इसका एक उदाहरण इन्होंने मतलब वही पिक एंड चूज वाली बात आ गई। फिर ठीक है, फिर तो बात ही खत्म है ना।
ये भी तो पिक एंड चूज करते हैं ना, दोनों को गुरु कहिए प्रकाश जी ना, जल्दी से मुझे क्विक अकेले। रिएक्शन दीजिए, फिर मैं विजय जी का रुख करूंगी। आप मैम ये गलत करती हैं, दोनों अब पिक एंड चूज करते हैं, आपने इतना उनसे कह एक दीजिए। सवाल पूछा, अब वो जवाब नहीं, देंगे या नहीं देंगे? सिर्फ मैं पिक एंड चूज नहीं करता हूं, दोनों पिक एंड चूज करते हैं। ये आपसे ठीक है, मैं मुंह पिक से एंड चूज। सुनना चाहता हूं। गुरु प्रकाश जी पिक एंड चूज कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, मैं इनकी मजबूरियां समझता हूँ रीमा जी, और मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ इनकी बातों से कि इनकी मजबूरियां हैं, कुछ बातें नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोल पाएंगे, प्राय नहीं फंसते, आज फंस गए हैं, सहमत हैं असहमत है। देखिए एक विचार नहीं है भाई साहब, वो पूरी की पूरी पुस्तक है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 600 पन्नों की एक पुस्तक है। मैं आपको भिजवा देता हूं, अपना एड्रेस मुझे भेज दीजिए, एक बार पुस्तक का अध्ययन कर लीजिएगा। बस मैं इतना कहता हूं आपसे। वो और पढ़ के बार-बार आए हैं, किसी वो भी पढ़ के आए हैं गुरु प्रकाश जी, इसीलिए कोट कर रहे हैं वो। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं जी, मैं उनके स्कॉलरशिप को चैलेंज करता ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस इस बात से इनको इतना कर रहा हूं। मैं 22 प्रतिज्ञा पढ़ ही देता हूं, आप एग्री करते हैं, अरे डिसएग्री सर, करते दो और मेहमान रुके हुए हैं, रुकिए अब आप लोगों के चक्कर में, 1 मिनट रुकिए। अरे मैम, तो आप अब एक मुझसे- सेकंड, अब एक सेकंड। मैं फंस गया हूं, इनको भी तो फंसने कोई दीजिए। नहीं फंसा। पहली प्रतिज्ञा, खाली पहली प्रतिज्ञा पे ले लेते हैं। अच्छा, एक आप फंस भी प्रतिज्ञा। गए हैं ना तारिक जी, अगर आप फंस भी गए हैं तो भी शो के बाद एक वीडियो बनेगा जिसमें आप दिखाएंगे कि देखिए कैसे धो डाला, तो अरे आप नहीं नहीं। फंसे हैं। शो में नहीं, भले ही नहीं। फंस जाए, मैं- लेकिन बाद में मैं- चलेगा यही कि मैं- आपने कैसे धो मैं डाला। एक लेकिन रुकिए अब प्रतिज्ञा- 1 मिनट, अब रुकिए परविंदर जी, पीडीए फेल हुआ है हरियाणा में या नहीं? जाति का कार्ड चला है या नहीं चला? आप मुझे सीधा बताइए। जाति कार्ड नहीं चला हरियाणा नहीं में। चला? ओके, नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। चला है, नहीं चला, कौन नहीं कहता है चला। कि नहीं चला? अब हिंदू परविंदर जी मुस्लिम भी चला यही है। कह रहे हैं, तारिक खान जी जाति का कार्ड नहीं चला, विजय कौशिक जी भी कह रहे हैं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस से अलग इसका मतलब अखिलेश यादव अपना रुख रखेंगे। अब मैं भी तो यही पॉइंट रख रही हूँ। मैम इनका मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं है, इनकी ये अपनी दोनों कांग्रेस के प्रॉपर्टीज नेता हैं। हैं। ठीक है, लेकिन मैम राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अभी भी जातिगत जनगणना के फेवर में है। हमें तो मौका दीजिए आप। हमारी जातिगत जनगणना की ही डिमांड है। अब इनको बोल लेने दीजिए। विजय जी एक बार, बोलिए। विजय जी आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। जातिगत जनगणना अगर मान लीजिए सपा की डिमांड है तो इनकी डिमांड इनके सर माथे। हमारा मुद्दा ये है कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम कार्ड चला है, लेकिन जातिगत जनगणना के नाम पर हमें कई चुनावों में नुकसान उठाना पड़ा है। ये बड़ी सीधी और स्पष्ट बात है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने जो नियम बनाए वो खुद ही तोड़ दिए, उसका भी नुकसान हमें उठाना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके कहा था कि जो कैंडिडेट 2 बार हार चुके हैं या एक बार कोई कैंडिडेट 20,000 से ज्यादा वोटों से हारा है उसे टिकट नहीं दी जाएगी। ओके, लेकिन 2-2 बार के हारे कैंडिडेटों को टिकटें दी गई। विजय वो कौशिक जी, इसके मेरे कारण ख्याल से इसके लिए कमेटी बनी है, इसके लिए आपके जो बड़े नेता हैं वो सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम तो अब आगे की राजनीति और रणनीति पर बात करना चाह रहे थे, और इसीलिए तारिक खान जी से मैं बार बार एक ही बात पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ठीक है ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए अब जरा रुक करते हैं। गुरु प्रकाश जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर तारिक खान जी। नहीं देखिए, कुल मिलाकर के बात जाति का कार्ड क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये बात चली है, विजय कौशिक जी ऐसा मानते हैं हरियाणा के चुनाव में, और हिंदू एकजुट रहे ये बात भी कहीं ना कहीं से वहीं आती है। तो क्या बीजेपी अब इस रणनीति पर काम करेगी कि मुसलमानों की जातियों पर, जिस पे कि प्रधानमंत्री जी ने हिंट भी दिया, उस पर अब बात की जाएगी जिस पर कोई बात नहीं करता? नहीं रीमा जी, बात क्या की जाएगी, काम किया जाएगा। काम हो रहा है, पिछले 10 साल में काम हो रहा है। आपको याद होगा कि बिस्मिल्लाह खान साहब को किसने दिया था सम्मान? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश में मंत्री कौन है? दानिश अंसारी कौन है? पसमंदा समाज से आते हैं। आपने कितनों को बनाया है? आप असल में सामंतवाद और जातिवाद तो मुसलमान समाज के अंदर करते हैं। दोबारा फंस जाएंगे मेरे भाई अगर मैं इनसे पूछ लूं तो, कि कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में आज जो मुसलमानों की रहनुमाई कर रहा है उसमें पसमंदा कितने हैं और उसमें शेख सैयद कितने हैं? तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। हम बताना चाहते हैं आपको, जम्मू कश्मीर से रीमा जी, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार
गुलाम अली खटाना, गुजर, मुसलमान, बकरवाल, पसमंदा समाज को राज्यसभा भेजा गया है। एएमयू इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, उनके वाइस चांसलर तारिक भाई किस समाज से पसमंदा आखिरी शो का आखिरी समय चल रहा है, अब शो का आखिरी समय चल रहा है, दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किस समुदाय से आते हैं? पसमंदा समाज से आते हैं। तो हर वर्ग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, पार्टी विद अ डिफरेंस में अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, वो मुसलमानों में पिछड़ा हो, सभी पिछड़ों को, सभी को हक दिलाने का काम कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और उसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल से 2024 में और हरियाणा में पुनः भारतीय जनता पार्टी को जनादेश और जनाशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वही बात है तारिक जी कि जब 5 सीटों की घोषणा कर दी गई, वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने उसमें से 2 सीटों पर क्लेम किया था, अब आपने कांग्रेस को तो दरकिनार कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर बने हुए हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर परिवार की बात आती है और अगर पीडीए की बात आती है तो कितनों को चूज किया जा रहा है, बताइए जरा। वोट तो आप पा रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन जब चूज करने की बारी आती है और जनता के बीच उतारने की बारी आती है उम्मीदवारों को, तब कितना पीडीए चल रहा है? 6 टिकट पीडीए को है, 6 टिकट घोषणा किए, 6 टिकट पीडीए को है। ठीक है, 6 के 6। तो हमारी रणनीति एकदम साफ है, हमारी जातिगत जनगणना की मांग है, सीधी सी बात है। लेकिन अब मोदी जी के वैसे घुसपैठिए मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमानों के सामने जाके मन से दूसरा बोलते हैं ना, मुजरा करो, फिर वहां सिलेंडर बांट रहे थे मुसलमानों के वोट के लिए। नहीं बोला था मुजरा करें, महफिल सजाएंगे बोला था। महफिल, मुजरा, ये सब तो कहते ही रहते हैं, लो स्टैंडर्ड बात। मैम आप मत बोलिए, आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता। आप गलत बोलोगे तो ठीक ना कराऊं मैं? अरे ठीक है मैम, जो बोला था नहीं होता ना। देश में आप बंटवारे की राजनीति मत करो। फिर बंटवारे की राजनीति तो वो कर रहा है जिसने कल मन से हिंदू मुसलमान किया कि मुसलमानों को बांटो, हिंदुओं को जाति में मत बांटो। फिर महाराष्ट्र में जाके कह रहा है ओबीसी की लिमिट बढ़ा दो, 15 लाख कर दो, एससी को ये कर दो, एससी में संविधान का ये कर दो। नहीं होना चाहिए, जाति है नहीं होना चाहिए। तो मैम क्यों कहते हैं जातियों की बात आप मत करिए? आपने तो कहा 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, मजदूर, महिला, उनकी बात करो ना। ये लोग कौन है, क्यों बात करते हो? तो गरीब आपकी बातें, तो ये गरीब में नहीं आते हैं क्या? ये लोग गरीब में नहीं आते? हम इन्हीं जातियों के अगर उद्धार की बात करते हैं तो हम देश बांट रहे हैं। गरीब में आते हैं या नहीं आते जिनका उद्धार हो रहा है, ये बताइए। हम कह रहे हैं हम इन्हीं जातियों गरीब की जाति मत देखो, यही तो पीएम कह रहे हैं, गरीब की जाति मत देखो। आप देख रहे हो इन्हीं जातियों की जब हम उद्धार की बात करते हैं तो ये देश बांट रहे हैं जातियों के नाम पर। ये लोग जातियों के नाम पर बांट रहे हैं। नहीं समझ रहे आप। वही दलित ओबीसी भारत में सबसे ज्यादा गरीब है। कम से कम 10 सर्वे हुए, उसने बताया कि यही दलित लोग गरीब हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जातियों पे मत बांटो, और हम अगर जातियों की बात कर लें तो हम देश को बांट रहे हैं। और आप महाराष्ट्र में हर जगह जातियों की बात करें तो आप देश को जोड़ रहे हैं। आप बताते हैं कि मुसलमान की जातियों की बात करो, हिंदुओं की जातियों की बात मत करो। सबकी जातियों की बात होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण हमारे देश में मैम जाति के आधार पर हुआ, आर्थिक आधार पर नहीं हुआ। तारिक जी, वही बात तो गुरु प्रकाश जी ने कही है कि मुसलमानों में किस किस जाति के लोगों को आगे बढ़ाया गया है बीजेपी की तरफ से। यही तो वो बता रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। अरे बहुत बढ़ा दिया एकदम। बीजेपी के टाइम पे तो मुसलमान इतना प्रॉस्पेरस हो गया, इतना कभी देश में रहा ही नहीं। मैं खुद मान रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। मुसलमानों को तो इतना इन्होंने प्यार मोहब्बत दिया है कि क्या बताए। केंद्र में 40-40 मंत्री बना रखा है। आजादी के बाद पहली बार हुआ कि केंद्र में 40 मुसलमान मंत्री हैं केंद्र की सरकार। और मैंने सुना शायद शून्य है। बड़ा इन्होंने मतलब केंद्र सरकार 40% उद्धार होता है, मंत्री बनने से उद्धार होता है। अभी दानिश आजाद को बनाकर उद्धार करा रहे थे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना पूरी लिस्ट है। अभी बोल रहे थे ना ये। ना अरे गुरु प्रकाश बोल रहे थे कि दानिश आजाद को बनाया, तब मुसलमान को बनाने से उद्धार नहीं हो रहा था पसमंदा को, तब नहीं हो रहा था। उनको नहीं रोका, हमें रोक देती है। बड़ा डिफरेंस बना के चलती है दोनों तरफ का। ठीक है, पार्शियलिटी, इसी को पार्शियलिटी कहते हैं। पॉइंट जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों का बजट काट के उनके लिए बेहतरीन, जैसे वक्फ बिल जैसे बेहतरीन कानून लेके आया आप, जिसका मुसलमान कितना सपोर्ट कर रहा है, उसके सपोर्ट में 50 लाख लोगों ने ईमेल कर दिया, 1 करोड़ लोगों ने ईमेल कर दिया। रुकिए सुन निकाल लीजिए, पहले देर लग रही है आपको। नहीं, आपने क्योंकि ऐसी बात कही ना, मेरी कोशिश रहती है कि दर्शक गुमराह ना हो, दर्शकों को सारी चीजें पता रहे, दर्शक गुमराह ना हो। मेरी कोशिश यही रहती है। मोदी सरकार के 10 साल में मुस्लिम वर्ग का क्या क्या कल्याण हुआ है ना? बताइए।
इस्लामिक देश और तमाम चीजें तो चलिए मैं इसमें आऊंगी नहीं, लेकिन बजट में जो बढ़ोतरी हुई है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। आंकड़ों की बात करें तो 2014 से लेकर 19 तक जिस तरह के खास प्रोग्राम्स बनाए गए वो अब तक नहीं बनाए गए थे। दरगाह ख्वाजा साहेब अजमेर के तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु जो काम किए हैं वो सारी लिस्ट आपको भी मिल जाएगी, है ना। अल्पसंख्यक भाषा के लिए क्या क्या काम किया गया वो भी पता है, उर्दू के लिए मतलब। हाँ, वक्फ बोर्ड का कार्य सुव्यवस्थित बनाना, अभी तक वो पैसे कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, क्या होता था, उससे कितना ज्यादा उद्धार हुआ, अभी तक इसकी चर्चा ही नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है ना। तो ये तमाम कार्य अगर हो रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? इसको इग्नोर कर दे, 2014 से इसको इग्नोर कर दे, इसको इग्नोर कर दे। तो वो मैं ये कह रहा हूं, आपने बताया नहीं क्यों आपके गुलाम रसूल आरजेडी के ही ये जेडीयू के नीतीश की पार्टी के वही विरोध कर रहे हैं बिहार में। आपको पता है एमएलसी है इनकी पार्टी के, कह रहे हैं कि समर्थन वापस ले लेंगे हम लोग वक्फ बिल अगर आगे बढ़ाया मोदी सरकार ने। पता है आपको? क्योंकि ऐसी जो एंटी आप लोगों की बातें होती ना, आप सुनते नहीं, हम ढूंढा करते हैं उसको। इसलिए कह रहा हूं मैम, ये मैंने जो आंकड़े दिए नेताओं के आंकड़े नहीं थे, ये जनता के लिए क्या किया गया वो आंकड़े थे, आवाम के लिए क्या किया गया वो आंकड़े थे। ये नेताओं की रोटियां सेकने के लिए नहीं किया गया था, ये जनता की बात थी और मैं वही आंकड़े बता रही थी। लेकिन गुरु प्रकाश जी, विजय कौशिक जी जल्दी से जवाब देंगे, पहले गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए ये तय करना होगा तारिक भाई को कि मुसलमान समाज की रहनुमाई कौन करेगा। मुसलमान समाज की रहनुमाई वो 2% के शेख सैयद करेंगे या मुसलमान समाज की रहनुमाई वो पसमानदा करेंगे। और आपने 40 का एक फिगर रखा था, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि माइनॉरिटी की क्या स्थिति है, माइनॉरिटी की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब माइनॉरिटी खुश है, माइनॉरिटी सेफ है। और आपने 40% का मैं बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद 40% अधिक मुसलमान समाज की लड़कियां, मुसलमान समाज की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हुआ है। मुद्रा की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन, उज्ज्वला की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन? तो मुसलमान समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण हो, ट्रिपल तलाक समाप्त हो तो समस्या होती है। शाहबानों का समय चाहिए क्या आपको कि एक बार तलाक 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 कहे और बिल्कुल तलाक मिल जाए? ऐसा नहीं होने वाला है। 10 सेकंड। मैं न्यू इंडिया स्टोरी में आप किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, पुरुष हो महिला हो, आपकी भागीदारी होगी। और हरियाणा चुनाव ने रीमा जी ये स्थापित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में बसते हैं। ठीक है, पुनः ये स्थापित हो गया। परविंदर जी एक लाइन में मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह की कांग्रेस की हार हुई है, क्या अब कांग्रेस पार्टी टूट के कगार पर है हरियाणा में? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता कि टूट के कगार पर है। हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप वोट परसेंटेज देखोगे, वोट परसेंटेज में कहीं कमी नहीं आई। नहीं, ये जो बागियों के गुट बने मैं उसकी बात कर रही थी। हाँ, बागियों के गुट को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से राहुल जी खुद संज्ञान में बात लेके आएंगे। और मुझे पूरी आशा कि आने वाले टाइम में हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। आने वाले टाइम में मतलब 5 साल बाद? 5 साल भी माना जा सकता है, लेकिन आप देखोगे अगर 2019 के अगर मैं चुनाव की बात करूं, 2019 के चुनाव में हमारी मात्र कोई 0 सीटें थी और अभी 4 महीने पहले जो इलेक्शन होता है उसमें हम 5 सीटों पे कहीं ना कहीं खड़े थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब बात पीडीए की हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो जाहिर तौर पर इस बात की भी अब चर्चा है कि जब 5 सीटों पर उम्मीदवार तो दे दिए हैं अखिलेश यादव ने, और एक तरीके से घुड़की भी दी जा रही है कांग्रेस पार्टी को, और संकेत भी दिए जा रहे हैं, और संदेश भी लगभग साफ ही है। तो अब महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक अब कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति हो रही है, उस सब के बीच में एक फोटो सेशन चल रहा है कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में, जहां पर कि राहुल गांधी जब नतीजे आते हैं तो विदेश चले जाते हैं, वापस आते हैं तो फोटो सेशन। क्योंकि एक तरीके से लग रहा है कांग्रेस पार्टी अगर कहीं चल रही है तो वो सोशल मीडिया पर ही चल रही है, क्योंकि जनता के बीच तो जो हाल है वो हरियाणा ने साफ कर दिया। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।